तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हाउ टू रिकंसाइल पासबुक विद कैश बुक। तो इट इज़ प्रिटी सिंपल है। आज का जो क्लास का स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा कि जितनी भी मेरी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं जो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस करी थी आपसे, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे। जब हमने पहले डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कैश बुक टू पासबुक। आज उन्हीं एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को देखेंगे पासबुक टू कैश बुक की परव्यू में। तो यहाँ पर सम ऑफ द आइटम्स दैट फ्रीक्वेंटली कॉजेज आर डिफरेंस आर दीज ऑफ द आइटम्स। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले बोलता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका बैकग्राउंड आई होप अब सबको इस क्लास तक तो ये क्लियर हो गया होगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का बैकग्राउंड क्या होता है, तो वो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। बट नॉट प्रेजेंटेड, अगर ये लेट सपोज क्लियर नहीं है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की फर्स्ट वीडियो जो थी जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे उसको एक बार जाके देख लो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो में साथ में दे दूंगा। तो यार यहाँ पर ये बोलता है कि मैंने चेक इशू कर दिया बट आज की डेट में मेरे बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो अब हम इसको स्ट्रिक्टली उसी पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे कि मेरे पासबुक और मेरी कैश बुक के पर्सपेक्टिव से। सो पासबुक में क्या एंट्री हुई है और कैश बुक में क्या है। तो मैंने चेक कुछ इशू कर दिए थे, मतलब मेरा कुछ एक्सपेंस था जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो एक्सपेंस जो था वो मेरा कैश बुक में आज की डेट में मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। जैसे लेट्स सपोज मान लो 40,000 रुपये का मेरा कोई कैश था, वो मैंने अपना आज की डेट में यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखा है कैश बुक के अंदर, लेकिन वो पासबुक में नहीं आया हुआ आज की डेट में। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली अगर मेरे को पासबुक का बैलेंस दे रखा है कुछ 100 और कैश बुक पे जाना है तो मैं उसको यहाँ पर -40,000 रुपये कर दूंगा। दैट इज़ एज सिंपल एज दिस। अब इसके अंदर कन्फ्यूजन कहाँ पर आती है, बच्चे इसको सोचने लग जाते हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट करेक्ट है या नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है, ट्रीटमेंट करेक्ट है या नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर लेट सपोज क्वेश्चन आपको कहता है कि यार 30 जून को देयर वर सम चेक्स दैट वर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो आपने अपनी कैश बुक में से तो उसको कम कर रखा है लेकिन पासबुक में से उसको कम नहीं कर रखा। तो अब आप ये सोचने लग जाते हैं यार पासबुक में तो वो एंट्री लेट सपोज 2 जुलाई को आई, तो आज की डेट में मैं पासबुक में से उसको माइनस क्यों कर रहा हूँ। तो एक सिंपल एक बेसलाइन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आप उसको पासबुक में से कम नहीं कर रहे हो, ना ही आप उसको कैश बुक में बढ़ा रहे हो। जब भी आप कोई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो ना, तो आप ना पासबुक के बैलेंस को छेड़ते हो ना कैश बुक के बैलेंस को छेड़ते हो। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पासबुक का एक नंबर रखते हो। लेट सपोज ये 10,000 रुपये का नंबर था, आप कहते हो यार मेरा कैश बुक में आज की डेट में ये कुछ वैल्यू आ रहा है जिसके अंदर मैंने पासबुक का यहाँ पर जैसे ये -40,000 रुपये की एक एंट्री आ रही है, लेट सपोज यहाँ पर 20,000 रुपये की और कोई एंट्री होगी। तो ये कहते हैं यार हम ये बोलेंगे फाइनली आके और यहाँ पर लेट सपोज 40,000 रुपये की कोई पॉजिटिव एंट्री होगी, तो हम कहेंगे यार आज की डेट में मेरे को अगर कैश बुक पे जाना है तो ये मेरी सारी की सारी रिकंसाइलिंग आइटम्स को अगर मैं रखूँ तो मैं कैश बुक पर पहुँच जाऊँगा जो कि मेरा बैलेंस 30,000 रुपये आ रहा है। तो कभी भी ये मत कंफ्यूज हो जाना यार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए कि तुम पासबुक या कैश बुक में कुछ चेंज कर रहे हो, तुम बैलेंसेज में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो। इट इज सिंपली दैट तुम एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो। एक नोट लिख लो यहाँ पे बेशक अपने पास, व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देयर इज नो चेंज that is made to passbook or cash book balance. We are simply preparing a reconciliation statement to check the correctness of balance in cash book and passbook। अब चलते हैं यार सेकेंड एडजस्टमेंट के ऊपर जो ICAI में बोलता है। सेकेंड एडजस्टमेंट इज चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर।
तो ये बोल रहा है यार मैंने कुछ चेक्स डिपॉजिट करे थे. सेकेंड इज चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड. आज की डेट में लेट्स सपोज ये मेरा कैश बुक था और ये मेरा पासबुक था. कैश बुक को रिकंसाइल करते हुए मैंने बोल दिया यार चेक्स मैंने पे कर दिए थे बैंक के अंदर. चेक्स पेड इनटू बैंक मतलब मैंने 40,000 अपनी कैश बुक उस टाइम पे बढ़ा दी होगी, लेकिन सब्सिक्वेंटली सिंस दे आर नॉट क्लियर्ड तो मेरी पासबुक आज की डेट में नहीं बढ़ी हुई. तो उसका सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 40,000 अपनी पासबुक में भी ऐड कर दूँगा. तो ये सिंपली क्या इसको अगर लिखना चाहो, इसको फॉर्मलाइज करना चाहो तो ये लिख सकते हो कि सिंस द बैलेंस as per cash book is higher on account of check deposited but not cleared, therefore while reconciling पासबुक विद कैश बुक, माइंड माई वर्ड्स यार, पासबुक विद कैश बुक लिख रहे हैं हम यहाँ पे, और ये सारा जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू रिकंसाइल पासबुक विद कैश बुक. वी विल एड द बैलेंस इन पासबुक टू रिकंसाइल it with cash book. सिंपल. अगली ट्रांजैक्शन पर चलते हैं. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक का क्या ट्रीटमेंट होगा, मेरे को एक चीज बताओ. अब हुआ क्या होगा यहाँ पर, जो थर्ड ट्रांजैक्शन है दैट इज इंटरेस्ट अलाउड, और इसी के साथ साथ एक और हम जो ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे विच इज द फोर्थ ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट चार्ज्ड. तो दोनों डिस्कस कर लेते हैं एक ही बारी में. इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अलाउड और इंटरेस्ट चार्ज के केस में क्या होता है, मेरा बैंक जो होता है वो मेरे को किसी ना किसी इंटरेस्ट अलाउड में क्या होगा, किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट जो होगा वो दिया होगा, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया होगा. बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब क्या है, मेरी जो पासबुक है दैट इज हायर नाउ. सो मेरी कैश बुक में कॉन्सिक्वेंटली कोई एंट्री नहीं हुई. सो वाइल रिकंसाइलिंग माई पासबुक विद माई कैश बुक, मैं पासबुक में क्या एंट्री करूंगा, इट विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ इंटरेस्ट अलाउड, क्योंकि आज पासबुक बढ़ी हुई है और कैश बुक में कोई बैलेंस नहीं है. सो टू रिकंसाइल, इसको अगर देखना चाहो तो वो हमारे हाथ वाले एग्जाम्पल से भी देख सकते हो कि लेट सपोज ये मेरी पहले कैश बुक थी और ये पासबुक थी. बैंक ने क्या किया, बैंक ने मेरे को कुछ इंटरेस्ट अलाउ कर दिया. इंटरेस्ट अलाउ किया तो आज की डेट में ये था इनिशियल सिनेरियो दैट इज एट स्टेज नंबर एट टाइम 0. जब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया तो मेरी जो पासबुक थी वो तो आज की डेट में दैट इज एट अ हायर एंड, और कैश बुक जो है वो मेरी लोअर एंड पर है. मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड हो गया. इंटरेस्ट लेट सपोज 10K का था जो इंटरेस्ट ऐड हो गया, और कैश बुक आज भी कम है, लेकिन मेरे को पासबुक से कैश बुक में मिलाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी पासबुक को कम करना पड़ेगा. आई होप इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस हैंड एग्जाम्पल. और सिमिलरली अगर लेट सपोज कोई इंटरेस्ट अगर बैंक ने मुझसे चार्ज कर लिया है, मेरी कोई लोन था, बैंक ने सीधा मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, तो T0 स्टेज पर क्या था, मेरी पासबुक यूज्ड टू रिकंसाइल विद माई कैश बुक, ये दोनों इक्वल थे. लेकिन जब बैंक ने मुझसे कोई इंटरेस्ट चार्ज किया तो T1 स्टेज पर क्या हुआ, मेरी कैश बुक तो उसी स्टेज पर रही, लेकिन मेरी पासबुक लेट सपोज 10,000 पे बैंक ने मुझसे चार्ज करे तो मेरी पासबुक में -10,000 आ रहा है आज की डेट में. सो टू रिकंसाइल माई पासबुक विद माई कैश बुक, मैं क्या करूँगा, इस ट्रांजेक्शन को +10,000 करके इसको दोबारा इक्वल स्टेज पर ले आऊँगा. सो इज इट क्लियर नाउ. तो इसको अगर एक छोटे से नोट के फॉर्म में अगर नोट करना भी चाहते हो, सो सबसे पहले ये पॉइंट नंबर 3 के लिए लिख लो अपने पास, वेयर एनी इंटरेस्ट is
allowed by bank, my bank statement is higher than my cash book। ये आपके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं। अगर इसको एग्जामिनर को लिख कर आओगे तो यहाँ से ये माई वाई हटा देना, यहाँ पे सिर्फ ये लिख देना बैंक स्टेटमेंट इज हायर देन कैश बुक। इसको अभी भी हटाना चाहो तो इसको यहाँ से अभी भी हटा दो। व्हेन एन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, बैंक स्टेटमेंट इज हायर देन कैश बुक, देयरफॉर to reconcile passbook with cash book, the amount of interest allowed shall be deducted from passbook बैलेंस। और सिमिलरली अगर यहाँ पर यही नोट पॉइंट नंबर 4 के लिए लिखना है तो पॉइंट नंबर 4 के लिए ये लिख सकते हो, वेयर एनी इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक, पहले अलाउड था अब चार्ज्ड है बाय बैंक, पासबुक इज लोअर than cash book, therefore to reconcile the amount of interest charged is added back to passbook balance। ठीक है दोस्त, ये दो हमारे नोट यहाँ पर हो गए। इसके बाद आगे वाली ट्रांजैक्शंस मेरे को क्या बोलती हैं, ये हमने इंटरेस्ट अलाउड डिस्कस कर लिया, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज। तो इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस चार्ज, एक्सपेंस मतलब कोई बैंक चार्जेस होंगे, जैसा कि आज अभी ये जो हमने ट्रीटमेंट देखा इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज के लिए इसको साथ में चाहो तो इसको इंटरेस्ट चार्ज, वेयर एनी इंटरेस्ट इज चार्ज, और यहाँ पर लिख सकते हो कि कोई बैंक चार्जेस, अगर आप बैंक चार्जेस कोई आपको चार्ज किए गए हैं, और बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट इज चार्ज और बैंक चार्जेस आर चार्ज। तो ये सिमिलर ट्रीटमेंट दोनों का सिमिलर रहेगा, बेशक इंटरेस्ट इज चार्ज और एनी बैंक चार्जेस, एनी प्रोसेसिंग चार्जेस आर levied on you, तो उसके अंदर similarly my passbook is lower than my cash book, therefore to reconcile the amount of interest charge, therefore to reconcile the amount of interest charge is added back to passbook। तो amount of interest charge और बैंक charges जो भी दोनों में से होगा they are added back to passbook। तो similarly इसने भी यहाँ पर वही ट्रांजेक्शन ली है। ये यहाँ पर कह रहे हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, यही सिमिलर ट्रांजैक्शन जो अभी अभी हमने डिस्कस करी है यहाँ पे, ये वाली इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट और डिविडेंड भी अगर यहाँ पर आएगा तो ये भी मेरी ट्रांजैक्शन नंबर जो 5 है दैट इज सिमिलर टू दिस। ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो यहाँ पे कह रहा है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड अलाउड। तो मेरे को बताओ एक बार क्या हुआ होगा। फिर से मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है, मतलब कि जो मेरी पासबुक है, बैंक स्टेटमेंट बोल लो या पासबुक बोल लो, दैट इज हायर एज कंपेयर टू कैश बुक। सो टू रिकनसाइल माई पासबुक विद माई कैश बुक द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड या फिर डिविडेंड अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड यहाँ पे लिख लो, डिविडेंड अलाउड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पासबुक टू रिकनसाइल इट विद माई कैश बुक। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो होगा इट विल बी डिडक्टेड टू रिकनसाइल इट विद माई कैश बुक। तो सिमिलर ट्रांजैक्शन का सिमिलर ट्रीटमेंट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये कह रहा है कोई डायरेक्ट पेमेंट दैट हैज़ बीन मेड बाय बैंक। अब इसका ट्रीटमेंट भी जो है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक का ट्रीटमेंट भी ये इंटरेस्ट जैसा ही है जो फोर्थ ट्रांजैक्शन में हमने किया, फोर्थ बैंक चार्जेस वाला।
लेकिन इसको एक बार अलग से डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट पेमेंट्स, वैसे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो नंबर 1 में, लेकिन एक बार जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इट अगर आपको समझना है तो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। Where any payments are made directly by bank on the basis of any standing instructions by client, passbook would be lower than cash book. Therefore, to reconcile the direct payment made by bank shall be added to passbook balance। ठीक है, तो therefore to reconcile यहाँ पे लिख लो it with cash book। So to reconcile it with cash book, the direct payment made by bank shall be added to passbook। इसको अगर समझना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है कि यार मेरा पासबुक था, कैश बुक था, कोई डायरेक्ट पेमेंट थी 10,000 रुपये की जो बैंक ने अपने आप कर दी, तो आज की डेट में मेरी जो पासबुक है दैट इज़ बिलो बाय 10,000 एज कम्पेयर टू माई कैश बुक। नाउ टू मैच माई पासबुक विद माई कैश बुक मुझे इस ट्रांजेक्शन को नलीफाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको प्लस 10,000 कर दूंगा यहाँ पर। सो बहुत ही सिंपल है यार, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रॉडली अगर मेरे को उसको यहाँ पर लॉजिकली, हर चीज़ को लॉजिकल है, उसका हर एक चीज़ का एक लॉजिकल ट्रीटमेंट है। सो यहाँ पर ये जो अगला पॉइंट बोल रहा है डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक वाया कस्टमर, तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। अभी क्या था, डायरेक्ट पेमेंट करी थी बैंक ने, अब इसका क्या है, डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक की जगह हो जाएगा डायरेक्ट पेमेंट टू बैंक। अगर डायरेक्ट पेमेंट टू बैंक आ रहा है सो द ट्रीटमेंट वुड बी कि इट वुड बी एडेड बैक लिख लें इसको यहाँ पे एक बार, कौन सा पॉइंट है, 8वां पॉइंट है शायद, डायरेक्ट पेमेंट टू बैंक। अभी तक क्या था, ऊपर क्या था, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। तो इसका जो ट्रांजैक्शन होगा, इसका ट्रीटमेंट जो होगा, ट्रीटमेंट वुड बी ऑपोजिट टू above, that is it shall be deducted from passbook balance to reconcile it with cash book। सिंपल, ठीक है दोस्त। अगले उस पर चलते हैं, डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक। इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि कोई चेक जो था वो मैंने आज की डेट में डिसऑनर हो गया, मतलब कि मैंने उसको डिस्काउंट करा लिया था बैंक से, लेकिन आज की डेट में दैट चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड। देखा जाए तो डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड। तो इस केस में क्या हुआ होगा यार, एक बार इसको लिखने से पहले प्रैक्टिकली सोचें। तो मैंने कोई अपना जो बिल था मेरा आज की डेट में, मैं बैंक के पास आया, मैंने बैंक को बोला कि बैंक ये मेरा एक बिल आया है मेरे पास राम से, एक काम करो इसको एक बार डिस्काउंट करके मेरे को आज, क्योंकि पैसे चाहिए तो मेरे को आज की डेट में इसका जो बैलेंस है वो रिलीज़ कर दो। लेट सपोज वो 1 लाख रुपए का था,
1,00,000 रुपए का जो अमाउंट था पहले बैंक ने लेट्स सपोज T-1 डे पर क्या हुआ, 1,00,000 रुपए आपको दे दिया। बैंक ने भी 1,00,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया और आपके पास भी 1,00,000 रुपए अपनी कैश बुक में आपने प्लस रिकॉर्ड कर लिया, डिस्काउंट करा लिया चेक। लेकिन अब हुआ क्या, जब आप T0 वाली स्टेज पर आए, मतलब आज के दिन क्या हुआ कि ये वाला जो डिसऑनर्ड चेक था, इसकी पेमेंट बैंक, ये जो बिल आपने डिस्काउंट कराया था, इसकी पेमेंट बैंक के पास आई नहीं, तो बैंक ने उठा के 1,00,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में से कम कर दिए, लेकिन कैश बुक में आपने इसकी कोई एंट्री नहीं करी। तो मेरे को एक बात बताओ, अब इसका अगर तुम्हें T1 पर जो ट्रीटमेंट करना हो तो तुम इसको रिकनसाइल कैसे करोगे? T1 पर जब हम इसको रिकनसाइल कर रहे हैं तो रिकनसाइल इसको कैसे करेंगे? 1,00,000 पासबुक में से कम है, कैश बुक में से कुछ नहीं कम, तो टू रिकनसाइल माई पासबुक विद माई कैश बुक, मैं यहाँ पर 1,00,000 प्लस कर दूंगा और यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करूंगा। तो अपने आप क्या होगा, जो ये जो थी ये नलीफाई हो गई और मैं फिर से इसी स्टेज पर आ गया। तो समझ में आया? तो मेरा पासबुक मेरे कैश बुक से रिकनसाइल हो गया। अब इसको लिखना चाहो तो अपने पास लिख सकते हो, वेयर एनी बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक is dishonored, the amount would have been deducted by the bank from customer's account. However, since there is no deduction, in cash book, therefore, to reconcile the same amount would be added back to passbook. ठीक है दोस्त, तो इसका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ब्रॉडली अब हमने सारी की सारी जो मेजर ट्रांजैक्शंस हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं।